नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो परिवार, भावनाओं और प्यार से भरी है। कहानी है प्रेमचंद की मशहूर बड़े घर की बेटी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी की इस सफर को। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पूर्वज बहुत धनी थे। गांव का पक्का तालाब और मंडप अब पुराना हो चुका था। उन्हीं की देखरेख में बने थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर पहले हाथी चलता था। अब वहां सिर्फ एक बूढ़ी भैंस है। भैंस कमजोर थी, लेकिन दूध काफी देती थी। गांव के लोग अक्सर उसके पास दूध लेने आते रहते थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी संपत्ति वकीलों को दे चुके थे। उनकी आमदनी अब बहुत ज्यादा नहीं थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह, जिसने बहुत मेहनत के बाद बीए की डिग्री ली और अब किसी दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा बेटा लाल बहारी सिंह था, सजीला और तंदुरुस्त जवान। वो सुबह सुबह भैंस का ताजा दूध पी जाता था। श्रीकंठ की हालत बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने अपनी शिक्षा और बुद्धिमत्ता को जीवन में महत्व दिया, इसलिए उनका शरीर कमजोर और चेहरा पतला था। वो आयुर्वेद और औषधियों में विश्वास रखते थे। शाम को उनके कमरे से अक्सर मधुर संगीत सुनाई देता था। उन्होंने लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से काफी पढ़ाई की थी। श्रीकंठ अंग्रेजी पढ़े हुए थे, लेकिन अंग्रेजी रीति रिवाजों के बहुत बड़े प्रेमी नहीं थे। गांव में उनका बहुत सम्मान था। दशहरे में वो रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और कभी कभी किसी पात्र की भूमिका भी निभाते थे। गांव में रामलीला का वही मुख्य आयोजक थे। बेनी माधव सिंह परिवार को एकजुट रहने का मानते थे। उन्हें लगता था कि परिवार में लड़ाई झगड़ा करने से जीवन बर्बाद होता है, इसलिए लोग उन्हें मानते थे। उनकी पत्नी को कभी कभी लगता था कि श्रीकंठ थोड़े सख्त है, लेकिन उसका कारण यह था कि अगर परिवार में बहुत कुछ सहन कर लेना पड़े तो अलग रहने में ही भलाई है। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता छोटे रियासत के अधिकारी थे। उनके पास महल, हाथी, 3 कुएं, बाज, कुछ पशु, बाग बगीचा और ऋण था। नाम था भूप सिंह। वो उदार और समझदार व्यक्ति थे, लेकिन उनके कोई बेटे नहीं थे। आनंदी उनकी चौथी और सबसे सुंदर बेटी थी। ठाकुर भूप सिंह को उसकी शादी की चिंता थी। न तो वे और ऋण लेना चाहते थे और न ही बेटी को अपमानित देखना चाहते थे। एक दिन श्रीकंठ उनसे चंदा मांगने आए और भूप सिंह उनके स्वभाव से खुश हुए। फिर धूमधाम से श्रीकंठ और आनंदी की शादी हो गई। आनंदी अपने नए घर आई तो उसने यहां का जीवन देखा। यहां कोई हाथी घोड़ा नहीं, कोई बड़े बाग बगीचे नहीं। मकान साधारण था, लेकिन आनंदी ने जल्दी ही खुद को इस नई जिंदगी के साथ ढाल लिया, मानो वो कभी शहर की ठाट बाट देखी ही ना हो। एक दोपहर लाला भारी अपने 2 नौकरों के साथ आया और भावच से बोला, जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी खाना बना रही थी। अब उसने नया व्यंजन बनाने की तैयारी शुरू की। हांडी में देखा तो घी बस आधा पाव ही बचा था। बड़े घर की लड़की होने के कारण वो किफायत क्या होती है ये नहीं जानती थी। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। जब लाला भारी खाने बैठा तो उसने दाल में घी न देखकर पूछा, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, सारा घी मांस में चला गया। लाला भारी चिल्लाया, अभी तो परसों ही घी आया था, इतना क्यों डाल दिया? आनंदी ने जवाब दिया, आज तो बस आधा पाव ही बचा होगा और वह मैंने मांस में डाल दिया। जैसे सूखी लकड़ी जल्दी जल जाती है, वैसे ही भूख से परेशान इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है। लाला भारी को आनंदी की यह बात बुरी लगी। उसने कहा, मुझे तो चाहे घी की नदी बह रही हो। आनंदी सह लेती, मार भी सह लेती, पर अपने आत्मसम्मान का अपमान नहीं सह सकती। उसने कहा, हाथी मर भी जाए तो 9 लाख का, इतना घी कोई नाईखार नहीं खा जाता। लाला भारी गुस्से में आग बबूला हो गया।
उसने थाली पलट दी और कहा, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। अब आनंदी का भी गुस्सा बढ़ गया, मुंह लाल हो गया और बोली, अगर हो सके तो आज इसका मजा चखाऊंगी। लेकिन ये सब देखकर ठाकुर सह नहीं पाए। आनंदी साधारण जमींदार की बेटी थी। जब मन करता वो अपने गुस्से को किसी पर निकाल देती थी। लाल भारी खड़ाव उठाकर आनंदी की तरफ फेंकने लगा। आनंदी ने हाथ से रोक लिया, लेकिन उसकी अंगुली में चोट लग गई। क्रोध से उसका शरीर आग की तरह झुलसने लगा। श्रीकंठ, आनंदी के पति, शनिवार को घर आए। 2 दिन तक आनंदी क्रोध और दुख में अपने कमरे में रही। कुछ नहीं खाया पिया, बस उनकी राह देखती रही। अंत में श्रीकंठ संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर आम बातें करने लगे। कुछ नई खबरें, कुछ मुकदमों की चर्चा। ये बातचीत रात 10 बजे तक चली। गांव के लोग इन बातों में इतने मग्न हो गए कि खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। श्रीकंठ को समझाना मुश्किल हो गया। आनंदी ने यह समय बहुत मुश्किल से काटा। जब भोजन का समय आया, पंचायत खत्म हुई और एकांत में लाला भारी बोला, भैया आप कृपया भाभी को समझा दे कि बात करते समय थोड़ा संयम रखें, नहीं तो एक दिन बहुत बुरा हो जाएगा। बेनी माधव ने बेटे की ओर देखकर कहा, हां, बहुबेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है, कई बार समस्या बन जाती है। लाला भारी बोला, वो बड़े घर की बेटी है, लेकिन हम भी कोई छोटे लोग नहीं हैं। श्रीकंठ ने गंभीर आवाज में पूछा, असल में क्या हुआ? लाला भारी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस आप उलझ गए। भाभी हमें समझती ही नहीं। श्रीकंठ ने खा पीकर आनंदी के पास गए। वो वहां बैठी थी। उन्होंने पूछा, तुम खुश तो हो? आनंदी गुस्से और दुख से बोली, खुश नहीं हूं। परसों तुम्हारे छोटे भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। हांडी में घी बहुत कम था। मैंने सारा घी मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो उसने दाल में घी नहीं होने पर मुझसे गुस्सा किया। बस इतनी सी बात पर उसने मुझ पर खड़ाव फेंक दिया। अगर मैं उसे नहीं रोकती तो चोट और भी बड़ी होती। यही सब हुआ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, इस तकलीफ तक पहुंच गया, ये साहस देखकर मैं हैरान हूं। आनंदी रोने लगी। श्रीकंठ बहुत धैर्यवान और शांत व्यक्ति थे। वे कभी जल्दी गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन पत्नी के आंसू उन्हें अंदर से झकझोर देते थे। रात भर वे करवटें बदलते रहे। सुबह आनंदी अपने पिता के पास गई और बोली, अब इस घर में मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। श्रीकंठ ने बेनी माधव से कहा, मैं अब इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर में अन्याय और हठ की इतनी ताकत है कि अब मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मैं दूसरों के सामने नहीं झुकता। कोई मुझे मार सकता है, लेकिन मैं अपने अधिकार और सम्मान के लिए खड़ा हूं। बेनी माधव और लाला भारी चुप हो गए। ये सब देखकर गांव के कुछ सज्जन भी आए। वे देखकर चौंक गए कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के पीछे खड़े होकर उसके भाई को रोकने के लिए तैयार है। लाला भारी दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि भाई इतना गंभीर और साहसी हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत किया। उसने समझा कि भाई की कठोरता उसका प्रेम और न्याय सुनिश्चित करने के लिए थी। लाला भारी रोते हुए घर आया, अपने कमरे में गया, आंखें पोंछी और फिर आनंदी के पास जाकर बोला, भाभी, भाई ने तय कर लिया है कि अब वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। मैं अब उनका सामना नहीं करूंगा, और जो कुछ भी हुआ कृपया मुझे माफ कर दे। जब लाला भारी पसीने में भीगते हुए आनंदी के कमरे के बाहर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी बाहर आया। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी थी। उसने भाई को खड़ा देखा तो घृणा भरी नजरें फेर ली और धीरे धीरे वहां से दूर हो गया, जैसे उसकी परछाई से भाग रहा हो। आनंदी ने लाला भारी की शिकायत जरूर की थी, लेकिन अब वो पछता रही थी, क्योंकि उसका स्वभाव ही दयालु था। उसे इसका अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी।
वो अपने पिताजी पर भी चुपचाप नाराज थी कि इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वे कह दे कि इलाहाबाद चलो तो वो क्या करेगी। इसी बीच जब उसने देखा कि लाला भारी दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा है, अब मैं जा रहा हूं, जो कुछ भी गलत हुआ माफ कर देना, तो आनंदी का बचा खुचा गुस्सा भी शांत हो गया। वो रोने लगी। दिल का बोझ हल्का करने के लिए आंसू सबसे सही साधन होते हैं। आनंदी ने श्रीकंठ से कहा, लाला, बाहर खड़े होकर वो बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लग रही है। मैंने तो कहा भी नहीं कि ये झगड़ा शुरू करो। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत दुख हुआ है, कहीं वे चले न जाए। श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाला भारी ने कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वे मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। लाल भारी इतना कहकर लौट पड़ा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया। लाल भारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे जाने दो। आनंदी, कहां जा रहे हो? लाल भारी, जहां कोई मेरा चेहरा न देखे। आनंदी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लाल भारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। आनंदी, तुम अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। लाल भारी, जब तक मुझे यह पता न चले कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ है, तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को गवाह मानकर कह रही हूं कि तुम्हारी तरफ से मेरे मन में कोई गुस्सा या बैर नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल भी पिघल गया। वो बाहर आया और लाल भारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब रोए। लाल भारी ने फफकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा। जो भी सजा आप देंगे, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ कांपते हुए बोले, लखलू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। बेनी माधव बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंदी बहुत खुश हुई और बोल उठी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, फटाफट सब ठीक कर देती है। गांव में जब लोगों ने यह घटना सुनी तो उन्होंने आनंदी की उदारता की तारीफ करते हुए कहा, बड़े घर की बेटियां सच में बड़ी समझदार होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि परिवार में प्यार और समझदारी से सभी गलतफहमियां दूर हो सकती है। छोटी छोटी भावनाएं भी रिश्तों को मजबूत बना देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाइए।